चलो गाइस, आज हमारा फर्स्ट सेशन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड मॉड्यूल्स में। ठीक है, अभी आपको इससे पहले मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक सिखाया है, अभी मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी सिखा रहा हूँ। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ जाएगी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी, देखो इसका ओरिजिन आपने 9-10 से पढ़ी है। 9-10 से आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो। स्टेट बोर्ड ने 11th में कुछ पार्ट पढ़ा होगा और 12th में फिर मतलब वो डायनासोर जैसा हो जाता है, बहुत बड़ा ही पार्ट आ गया, मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ आ गई करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बेसिक से चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं, समझिए करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले बात करते हैं वेटेज कितनी कैरी करेगा ये। तो सबसे पहले ध्यान रखना, वेटेज इसका 7 मार्क्स रहेगा, विद ऑप्शन 7 मार्क का वेटेज कैरी करेगा। वो कोई भी एग्जाम का बच्चा हो, कोई भी बोर्ड को अपेयर करता हो। ठीक है, सीबीएसई में इससे भी ज्यादा वेटेज हो सकता है इसका। ठीक है, क्योंकि थोड़ा रिडक्शन हो रहा है सिलेबस में, तो इसकी वजह से वेटेज में भी ज्यादा हो सकता है, इससे भी ज्यादा। ठीक है, रेडी नाउ। अब आपको क्या समझना है यहाँ पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस क्या है। आई थिंक सो मैंने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया होगा। स्विच ऑन ऑफ का बेसिक डिफरेंस है, स्विच ऑन और ऑफ का। देखो एक चीज, जब तक मैंने बहुत बार बताया कि जब तक आपने मान लो ये फैन का बटन है, जब तक आपने इसको ऑन नहीं किया तब तक भी तो कंडक्टर है ना। अरे वायरिंग किसकी है, ये कॉपर वायरिंग है ना। वायर किससे बना है, कॉपर या एल्यूमिनियम, 2 वायरिंग होती है हमारे पास घर पे। तो ये वायर है, मान लो इसका एक क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया है, तो ये अगर आपका कॉपर वायर है या एल्यूमिनियम वायर है, तो जब तक आपने बाहर से कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, जब तक आपने बाहर से कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, कुछ नहीं है, तब तक तो इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही है ना भाई, है ना कि नहीं। तब तक तो इसके पास क्या है, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन तब तक तो है ही है, यदि तब भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तब भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। पर बहुत सारे टीचर्स आपको ये बोलेंगे कि नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, नेट वेलोसिटी 0 आ रही है। ठीक है, उसका रीजन ये होता है क्योंकि रिलेटिवली क्या होती है, वेलोसिटी 0 दिखती है। रिलेटिवली 0 कैसे दिखती है, जितने इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, तुम्हारे पीछे मूव करते हैं। तो रिजल्टेंट तुम निकालोगे वेलोसिटी को, तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, तुम्हारा रुका हुआ है। तो अपरेंट रेस्ट होती है, क्या होती है, अपरेंट समझते हो, फॉल्स। अपरेंट का मतलब क्या होता है, फॉल्स। फॉल्स आपको ऐसे क्लेम लगेगा कि इलेक्ट्रॉन क्या है तुम्हारा रेस्ट पे, इलेक्ट्रॉन क्या है तुम्हारा रेस्ट पे। ठीक है, तुम्हें आई थिंक सो ऐसे नहीं समझ में आएगा, रुको मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, एनिमेशन से बात करते हैं थोड़ा बहुत, कैसे ना। अभी इतने डिजिटल स्टूडियो लगा कि क्या ही फायदा अगर हम लोगों ने विजुलाइज ही नहीं किया तो। ठीक है, थोड़ा समझो, अगर आपको ये समझ में आया तो फिर तुम लोगों को समझ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, रेडी। करंट पे विजुलाइजेशन डालते थोड़ा। ठीक है, अब थोड़ा समझो है। अब थोड़ा समझिए। Is the property of the Now see important here. particles like electron, proton, and neutron. Electron is negatively charged particle, proton is positively charged particle, and neutron is zero charged particle. Here, the neutron has equal amounts of positive and negative charges in it. That is, neutron has net zero charge in it. Protons and neutrons combine to form the nucleus, which is at the center of the atom, and the electrons revolve around the nucleus. In solids, the nuclei are strongly bonded with the adjacent atom to make the rigid structure of solid. Hence, the protons are not movable in solids. But we can move electrons easily by giving sufficient energy. Hence, the electric current in the solids is due to the flow of electrons only. What is current? Current is defined as the amount of charge passing through the cross section of a conductor in one. ज़्यादा टाइम पास कर रहा, रुको एक एनिमेशन, हाँ ना टीचर को मैं बता दूंगा। देखना था एनिमेशन, मैं बोला मैंने एक मस्त वीडियो बना देखा था, मैं बोला वही प्ले होगा। और अभी कैसे यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस है ना, कौन सा कभी भी प्ले हो जाता है। रुको जस्ट देखता हूँ, अगर वो वीडियो मिलता है मुझे तो वो प्ले करके मैं तुम्हें एक बार समझा देता हूँ। 3D एनिमेशन मिल जाएगा। उसने सही बताया था, मतलब उन्होंने सही बताया था
तो तुम्हें समझ में आता है क्या हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट था, इलेक्ट्रिक करंट था, इलेक्ट्रिक करंट था। इस वीडियो में हम समझेंगे इन्होंने सही बताया, सुनो आप। मान लीजिए कि एक वैज्ञानिक कंडक्टर है। अभी बहुत अच्छे सुनो। कंडक्टर एक वायर, सॉलिड रॉड या फिर मेटल प्लेट की फॉर्म में हो सकती है। वैज्ञानिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कंडक्टर में फ्री मूव कर सकते हैं। दिख रहे हैं आपको यहाँ पे दो डॉट्स आपको दिखते रहेंगे, दिखे? अब ये जो डॉट्स है ना वो बड़े डॉट है, वो एटम्स है। वो क्या है तुम्हारा? एटम्स है। किसके? तुम्हारे, क्योंकि हर कोई चीज किससे बनी है? एटम से बनी है। और ये छोटे 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 डॉट मूव कर रहे हैं, वो क्या है तुम्हारे? इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या है तुम्हारे? इलेक्ट्रॉन्स। आर यू गेटिंग इट? भी मैं ऐसे करके बताऊंगा तो वो नहीं समझेगा, थोड़ा विजुअलाइजेशन ऐसे करेंगे तो समझ में आएगा। अभी देखो आगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप यानी सेल्फ मूव नहीं करते। अभी देखो बाहर से आपने अभी तक कुछ लगाया नहीं है तो भी इलेक्ट्रॉन थोड़ा क्रॉल जैसा हो रहा है, स्लोली आगे पीछे उसी तरह ही मूव कर रहा है। मैं अपर एंड क्यों बोल रहा हूँ कि जितना आगे जा रहा है उतना ही नीचे आ रहा ना, अरे जितना ऊपर जा रहा है उतना ही क्या आ रहा है तुम्हारा? नीचे। तो रिजल्टेंट क्या होगा? वेलोसिटी से वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज कौन सी क्वांटिटी है? वेलोसिटी वेक्टर। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 0। तो सुनो अभी आगे देखो। अभी तक आपने बाहर से क्या नहीं लगाया? पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बाहर से आपने ये नहीं लगाया बैटरी ना सेल, कुछ नहीं लगाया। अभी सुनो आगे। अब देखो ये अब मान लीजिए कि वैज्ञानिक कंडक्टर के एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। साथ ही सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच भी कनेक्ट करेंगे। दिख रहा है? अब देखो क्या होता है, देखो जैसे तुम कंडक्टर को कनेक्ट करके रखते हो, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते दिख रहा है आपको ये? अब एक मिनट ना पूरा मूव करके देखो। जैसा कि हम जानते हैं कि ये देखो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं तुम्हारे? मूव कर रहे हैं। दिख रहा है आपको ये? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मूव कर रहे हैं। तो जब अब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो किसको टकराएगा? ये एटम्स के साथ। दिख रहा है ना? बड़े बड़े पार्टिकल जो दिख रहे हैं वो क्या दिख रहे हैं तुम्हारे? एटम्स। तो इसको किसको टकराएगा? ये एटम्स के साथ। तो क्या आएगा? कोलिजन। क्या आएगा? और उसी की वजह से क्या आता है? रेजिस्टेंस। उसी की वजह से क्या आता है? फ्लो बोलते हैं ना, फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। फ्लो का क्या हो रहा है? ऑब्स्ट्रक्ट। तो कौन ऑब्स्ट्रक्ट करेगा? ये एटम्स जो बैठे हैं वहां पे, जो एटम्स क्या कर रहे हैं? बैठे हैं। दिख रहा है तुम लोगों को ये? यहाँ पे तक समझ में आया क्या हो रहा है ना? अब देखो क्या होता है आगे, सुनो। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल और पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होते हैं। इन दो फोर्सेस के कारण इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ये डायरेक्शन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होती है। अब यहाँ पे लोगों का ये देखो सबसे बड़ा मिथ क्या हो जाता है, सुनो। लोग बोलते सर करंट तो पॉजिटिव नेगेटिव फ्लो करता है। क्या करते हैं उसको? पॉजिटिव नेगेटिव। पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है। क्या है तुम्हारा? तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव क्या करेगा? नीचे बैटरी का साइन रिपल्शन करेगा ना, और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ। तो इसलिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की तरफ फ्लो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसलिए आपने आईसीएसई या एनसीईआरटी के 10th स्टैंडर्ड की बुक में लिखा होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड कन्वेंशनल करंट मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन। आ रही है लाइन याद? अगर नहीं याद आ रही है तो मैं वापस बताता हूं कि जो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है वो किधर से किधर होता है? हाई से ले लो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम मानते हैं यूनिवर्स में कोई भी चीज क्या होती है? हमेशा हाई से लो फ्लो होती है। कैसे फ्लो होती है? हाई से लो। तो पॉजिटिव टर्मिनल इज कंसिडर्ड टू बी हाई पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल इज कंसिडर्ड टू बी लो पोटेंशियल। तो हम बोलते हैं करंट हाई टू लो फ्लो करेगा। बट होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है। क्या है तुम्हारा? नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है। वो नेगेटिव को नेगेटिव क्या करेगा? रिपल्शन, और पॉजिटिव को क्या करेगा? अट्रैक्शन। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा? नेगेटिव से किधर तक जाएगा तुम्हारा? पॉजिटिव। अरे समझे मेरी बात? तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है नेगेटिव पॉजिटिव और करंट जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? क्या हो गया? अरे क्या हो गया? तुम लोग भाई साहब क्या खाना खाने नहीं आए हो क्या? बोल लो भाई क्या होगा? अपोजिट होगा। क्या होगा तुम्हारा? अपोजिट। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आता है उसको बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट है। सुना? पे अटेंशन हियर। तो अब इसके आगे सुनो, देखो आगे क्या है सुनो। अभी देखो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के कारण करंट जनरेट होता है। देखो और इस करंट की डायरेक्शन देखो अभी आपको दोनों पिक्चर में दिख रहे हैं। डायरेक्शन में होती कैन यू सी इन बोथ इन पिक्चर? देखो इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं और करंट किधर आ रहा है? पीछे। क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से क्या आता है? करंट। व्हाट इज करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या है?
जैसे चार्ज मूव करेगा, जैसे चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा, उसके वजह से क्या आएगा, तुम्हारा करंट जनरेट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारा करंट जनरेट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हो? तो उस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, दिख रहा है आपको ये? इलेक्ट्रिक करंट को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। The amount of charge flowing through a particular area in per unit time. ना ये लाइन कभी किसी को क्लियर ही नहीं होती है कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया थ्रू पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। क्यों? हम ये पूरा कंडक्टर नहीं लेते लेंथ वाइज, हम सिर्फ क्या मानते हैं, एंड जो दिख रहा है नेगेटिव चार्ज पे क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ना कंडक्टर का। अरे समझ रहे हो क्या? ये देखो डिजिटल स्टूडियो क्यों लगे हुए, इधर ही बता देता हूँ मैं, इसी पे लिख के बता देता हूँ। देखो अभी सुनो, ये पूरा लेंथ ऑफ कंडक्टर नहीं लिया जाता, ये पूरा लेंथ ऑफ कंडक्टर नहीं लिया जाता, क्रॉस सेक्शन बस इतना ही कंसिडर होता है। क्या होता है तुम्हारा, ये क्रॉस सेक्शन होता है। ये क्रॉस सेक्शन से करंट कैसे क्या कर रहा है तुम्हारा, फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है क्रॉस सेक्शन से, उसको हम क्या करते हैं, तुम्हारा काउंट करते हैं चार्ज। तुम जो बोलते हैं ना चार्ज पर यूनिट टाइम, तो ये चार्ज कौन से होते हैं, जो ये क्रॉस सेक्शन से क्या कर रहा है तुम्हारा, फ्लो कर रहा है। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द एनी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, तो वो आपको क्या डिफाइन करता है, यहाँ पे क्या डिफाइन करता है, तुम्हारा करंट को डिफाइन करता है। ऐसा हम पूरा लेंथ ऑफ कंडक्टर नहीं कंसिडर करते हैं, समझे ना, पूरा लेंथ ऑफ कंडक्टर नहीं कंसिडर होता है, ठीक है ना, क्योंकि हमें पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे देखना पड़ता है। और ड्रिफ्ट की स्पीड कांस्टेंट होती है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करता है। क्या मूव करता है, क्या मूव करता है, तुमने देखा ना यूनिफॉर्मली आगे बढ़ रहा है ना, तो कंटिन्यूसली जैसे जैसे आगे जाएगा यूनिफॉर्मली क्या बढ़ेगा तुम्हारा, ये आगे बढ़ता जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे हाँ या ना, क्लियरिटी आ रही है क्या, कितनों को समझ में आ रहा है? विजुअलाइजेशन देखो, सही मैं कभी भी बताता हूँ फिजिक्स में, रट्टा तो कोई भी मार देगा, रट्टा तो तुमने ये भी पता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं, ये तो मैं 2 लाइन में भी लिखा के बता सकता हूँ कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है। पर वो विजुअलाइज करना कि करंट है, एटम है, टकराएगा, रेजिस्टेंस आएगा, ड्रिफ्ट आएगा, ये तभी समझ में आता है जब तुम्हें एग्जैक्ट पिक्चर ही समझे कि ये ऐसा हो रहा है। और ये क्या देख रहे हो तुम, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर देख रहे हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर क्या रहता है, वायर, क्या रहता है तुम्हारा, वायर। सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे तक? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हैं? अब देखिए आगे इसके बारे में सुनिए, देखो अभी It is the rate of flow of electric charges. मान लीजिए कि नेट चार्ज Q है, ये नेट चार्ज टाइम t इंटरवल में कंडक्टर के अक्रॉस फ्लो करता है। करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। करंट की SI यूनिट एम्पियर होती है। ठीक है, ये तुम्हें विजुअलाइज हुआ। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है, दिख रहा है ये? उसे एमीटर कहा जाता है। और ये सीरीज में लगाते सबको पता है, सबको पता है ना, एमीटर किधर लगता है, सीरीज में, और वोल्टमीटर किधर लगता है, पैरेलल में। ये सबको पता है ना, 10th में पढ़े हो ना सर्किट डायग्राम में। गेटिंग माय पॉइंट? समझे? तो सबको समझ में आया, विजुअलाइज हो गया सब, करंट कैसे फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन कैसे होता है, डायरेक्शन करंट कैसे होता है, सबको समझा आया ना, क्लियर है ना? हाँ, यहाँ हम देख सकते हैं कि एक बल्ब, स्विच, बैटरी और एमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। इस कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट के पाथ को इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू ठीक है, गेटिंग, सबको समझ में आया? अरे समझा नहीं समझा? हाँ, अब यहाँ पे आपको एक और है कि रेजिस्टेंस विजुलाइज कैसे करते हैं, है क्या इनके पास? अगर देखो एक चीज यहां पे सिर्फ तुम लोगों ने समझने की, रेजिस्टेंस कैसे विजुलाइज करते हैं। हाँ, रेजिस्टेंस का विजुलाइजेशन कर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम्हें बेसिक पैरामीटर समझ में आ जाएगा कि सर्किट में करंट कैसे आता है और रेजिस्टेंस कैसे आता है। ठीक है, अब देखो रजिस्टर का विजुलाइजेशन करते हैं। ठीक है, रजिस्टर का इस विजुलाइजेशन वीडियो में हम समझेंगे रेजिस्टर और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। अब ध्यान और देंगे। साथ ही जानेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टर कैसे काम करता है। रेजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो को कंट्रोल करता है। रेजिस्टर लगभग सभी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होता है और किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को प्रॉपर वर्क करने के लिए रेजिस्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए जानते हैं कि रेजिस्टर कैसे काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में मेटालिक वायर का यूज होता है। इन मेटालिक वायर में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये दिख रहा है, ये डॉटेड जो मूव कर रहा है। जब सर्किट में वोल्टेज अप्लाई हो
ये जो डॉटेड मूव कर रहा है ना व्हाइट डॉट, ये क्या है तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये बड़े स्फीयर क्या है, एटम्स है। अब देखो कैसे रेजिस्टेंस पिक्चर में आता है, ये विजुलाइज करना जरूरी है। देखो अभी कैसे पिक्चर में आता है। तब ये इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करते हैं, जिससे करंट बनता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स वायर में स्ट्रेट मूव नहीं करते। ये इलेक्ट्रॉन्स वायर के दिख पॉजिटिव रहा है? आयन से कोलाइड करते हैं, जिससे वायर में हीट जनरेट। दिख रहा है आपको, ये ऐसे कैसे टकरा के ऐसे जा रहा है, टकरा रहा है फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, एक जिगजैग मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या जिगजैग पाथ हो रहा है, सीधा जा रहा है कैसा, टकरा के ऐसे उसका पाथ क्या हो रहा है तुम्हारा चेंज हो रहा है। ठीक है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पे मैं तुम्हें बताऊंगा फिर ड्रिफ्ट कैसे आता है, तो समझो विजुलाइज करो। बार बार कॉलिजन होने से इलेक्ट्रॉन फ्लो स्लो होने लगता है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये रेजिस्टेंस वायर की क्वालिटी और मटेरियल पे डिपेंड करता है। डिफरेंट टाइप के वायर में डिफरेंट रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। अब मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कॉपर वायर यूज कर रहे हैं, जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत कम है, और करंट फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमें पर्टिकुलर वैल्यू तक की रेजिस्टेंस की जरूरत है। ऐसी सिचुएशन में हम रेजिस्टर का यूज करते हैं। वैसे तो रेजिस्टर्स कई टाइप के होते हैं, लेकिन सबका देखो यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, मेनली क्या बताना चाहते हैं यहाँ पे, ये बताना चाहते हैं हम कि देखो रेजिस्टेंस पिक्चर में तब आता है जब आप क्या करते हैं, बाहर से क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन, किसके बीच में कोलिजन होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक एटम के बीच जब कोलिजन होता है तब क्या आता है, रेजिस्टेंस पिक्चर में आता है। ठीक है, बट क्या होता है कभी कभी जो रेजिस्टेंस आप जनरेट कर पाते हो मटेरियल से वो सफिशिएंट नहीं होता, वो सफिशिएंट नहीं होता। तुम बोलो सर कैसे सफिशिएंट नहीं होता, मेरे भाई एक चीज समझो, तुम क्या यूज करेंगे, कॉपर वायर, क्या यूज करेंगे, क्योंकि तुम्हें करंट फ्लो करवाना है। कॉपर कौन सा मटेरियल है, कंडक्टर, कंडक्टर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है क्या, होता है कंडक्टर रेजिस्टेंस नहीं। अब तुम एक चीज बताओ, मैं एक चीज तुम्हें सिंपल बताता हूं, सबके पास चार्जर रहता है, चार्जर के पास दो पार्ट होते हैं, एक अडेप्टर होता है और एक क्या होता है लैन वायर केबल होता है ना। लेकिन तुम क्या करना, अडेप्टर को निकाल दो, लगाओ चार्जर, मतलब जो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा जो रहता है यूएसबी पोर्ट जो रहता है ना, यूएसबी पोर्ट को डायरेक्टली इसको कनेक्ट करो, स्विच को, मतलब उसको भी काट दो, और जो वायर है ना यूएसबी पोर्ट के वो इसको कनेक्ट करो और लगाओ चार्जिंग, जल जाएगा ना, बस हो जाएगा। घर वाले सोचेंगे बच्चे ने क्या कर लिया, आज नया एक्सपेरिमेंट हो गया। क्यों, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जितनी थी ना भाई साहब, उससे ज्यादा करंट, 5 मिली एम्पियर करंट लेता है ये। कितना एडेप्टर पे देखा है क्या, उसने नोटेशन 5 मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, मिली वोल्ट ऐसे दिखा रहता है, देखा है क्या। तो हमें क्या चाहिए, कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ करंट चाहिए। क्या चाहिए, समझे क्या, घर पे कितना आता है 230, कितना आता है 230, कितना आता है 230 वोल्ट, और मुझे कितना चाहिए 5 माइक्रो वोल्ट, कितना चाहिए मुझे 5 माइक्रो, माइक्रो समझता है मेरे भाई, 1 वोल्ट का 1000 टाइम कम। अब तुम बोलोगे सर, अरे सर आप क्या, आपको दिमाग नहीं, आप 5 माइक्रो वोल्ट ही मंगाओ, है ना। तुम बोलेंगे सतीश सर आपको दिमाग नहीं, क्या लेके आओ तुम, 5 माइक्रो वोल्ट ही लेके आओ सर, ज्यादा क्यों करवा रहे हो आप, है ना। अब तो खुद समझो, अगर मैं सिर्फ 5 माइक्रो वोल्ट लेके आता हूं, क्या मैं अगर क्या लेके आऊंगा तुम्हारा, सिर्फ 5 माइक्रो वोल्ट लेके आऊंगा, तो तुम्हारा फ्रिज चलेगा क्या, एसी चलेगा, गीजर चलेगा। तो हर किसी इंस्ट्रूमेंट की खुद की क्या होती है, रेटिंग होती है, खुद की क्या होती है, रेटिंग होती है, जिसको हम वोल्टेज रेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसके, पावर रेटिंग बोलते हैं, मैं वोल्टेज रेटिंग नहीं बोलते, पावर रेटिंग। वो कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो हम वो तो नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हर किसी डिवाइस के साथ, हर किसी डिवाइस के साथ क्या होता है, तुम्हारा आईसीज होते हैं। क्या होते हैं, अभी रेजिस्टेंस का जमाना गया, आईसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड चिप्स। क्या होते हैं, समझे क्या, आपने देखो एक रेक्टेंगुलर प्लेट रहती है, उस पर सारे डॉट ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, उसमें रजिस्टर कंडक्टर में दिखा दो, देखो आईसी ऐसा दिखता है, इंटीग्रेटेड चिप्स बना दो तुम लोगों को समझेगा। दुनिया भी ये नहीं रह गई, ये कार्बन रजिस्टर, ये वायर बाउंड रजिस्टर, उसमें नहीं रह गई भाई। जब ना जो कंप्यूटर सबसे पहले किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने, है ना। तब कंप्यूटर एक पूरा रूम लगाता था, एक कंप्यूटर, अरे एक कंप्यूटर को पूरा एक रूम लगता था, क्योंकि डिवाइस ऐसे थे, रजिस्टर लगाने, कंडक्टर लगाने। अब लोग क्या लगाते हैं, सिर्फ डायरेक्टली आईसी। तो देखो मैं आईसी का तुम्हें डायग्राम बताऊंगा, तुम्हें उससे तुम्हें समझ में आएगा कि लोगों ने कितनी एडवांसमेंट कर दी है, और क्यों लोग सब सेमीकंडक्टर चिल्ला रहे हैं। बोले ना कि सेमीकंडक्टर चाहिए भाई, अरे न्यूज में हर बार सुना नहीं, क्या सुना कि वेदांतु की डील हो गई, सेमीकंडक्टर चाहिए। या आपका मान लो कि चाइना के पास सेमीकंडक्टर की मार्केट बहुत बड़ी है, इसके लिए चाइना की ग्रोथ ज्यादा हो रही है। तुम सब लोग आलिया भट्ट के फैन हो रहे भाई,
क्या करो तुम लोग, टेंशन मत लो। ये देखो आईसी चिप्स देखो, तुम्हें समझेगा। ये देखो ऐसे चिप्स देखे तुम लोगों ने, ऐसे चिप्स देखे? कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टूटता है तो ऐसे चिप्स आपको देखोगे ऐसे, मतलब तुम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वाले के पास लेके जाओ, सबसे पहले वो क्या करता है, ये देखता है ऐसे टक 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 करके कौन सा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखा नहीं देखा ऐसा? हाँ, तो इसमें सब कुछ है। इसमें क्या है? सब कुछ है भाई। इसमें आपको कंडक्टर, मतलब यहाँ पे तुम्हें मुझको इंडक्टर भी मिलेगा, कैपेसिटर भी मिलेगा, रजिस्टर भी मिलेगा। सारी डिवाइस एक छोटी चिप में भर के आ जाती है। ये देखो जो ये डॉट्स रहते हैं ना, अभी मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ। जैसे इन्होंने नीचे, और कोई अच्छा डायग्राम है क्या आपने यहाँ पे ना, ये देखो दिख रहा है कि यहाँ पे ये दिख रहा है, ये ऐसा फॉर्म में ये दिख रहा है, ये डॉट्स। हाँ, बीच में आपको ऐसा दिखेगा, एक रेक्टेंगल ऐसा दिखेगा, बीच में ऐसा आपको दिखने को मिलेगा। अगर आप चिप देखते हो ना तो ऐसा थोड़ा सा ना एक रेक्टेंगल बॉक्स बना रहता है, उसके साथ रहता है रेजिस्टेंस। तो ये पूरे चिप एक साथ आते हैं। या तो सोचो ये इतना छोटा सा मोबाइल, ये इतना छोटा सा मोबाइल, इसके पास इतने डेटा स्टोरेज करने की कैपेसिटी है, और तब जमाने में इतना बड़ा कंप्यूटर लगता था एक रूम के लिए, तो कैसे हुआ रहेगा इतना एडवांस? अब सोचो तुम लोग ये स्मार्ट वॉचेस पहन के बैठे हो, जो तुम्हारे मोबाइल से कनेक्ट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हो? पूरा एल्गोरिथम एक स्मार्ट वॉच का इतना छोटे डब्बे में कैसे बैठ गया? ये पूरी एल्गोरिथम ही तो है ना, समझे नहीं समझे? पूरी एल्गोरिथम ही तो है ना। तो इट इज बिकॉज ऑफ आईसी। क्या? आईसी इंटीग्रेटेड चिप्स हैं, इसलिए ये पॉसिबल है। अगर इंटीग्रेटेड चिप नहीं होता ना बेटा, तो जमाना, सोचो मोबाइल इतना बड़ा होता, इतना ऐसा रहता, ऐसा रहता, ये देखो ऐसा रहता है मोबाइल, और हम क्या करते हैं, हेलो। तो जो आजकल चल रहा है ना, बाबू सोना जादू टोना, वो ज्यादातर नहीं हो पाता क्योंकि हाथ ही दर्द हो जाता ना। हेलो हाई तक ही हो जाता 5 मिनट बस, और क्या। हाथ ही दर्द कर लेता, इतना तो उसका हैवी वेट है भाई। अरे तुम्हें लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, वो छोड़ दो तुम। और मैं कंटेंट समझ में आ रही तुम लोगों को, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझे? इसलिए भाई साहब वो समझो, तुम समझो कि एडवांसमेंट ऐसे लोग कर रहे हो, ठीक है ना। तो तुम्हें विजुअलाइजेशन बहुत सारी चीजें, अब हम इसको एक एक करके समझेंगे, लिखेंगे, ठीक है। ये चीजें समझनी है। देखो फिजिक्स वैसी बहुत अच्छी है, जिसको समझ में आई तो, और जिसको समझ में नहीं आई तो बेटा वो ऐसा सब्जेक्ट है तो तुम्हें 10 बार फेल करवा सकते हो एग्जाम में। और तुम 10 बार कुछ नया बोलोगे, पेपर तो नया था हर एक बार। फिजिक्स में मतलब एक कंसेप्ट अगर मैं बताता हूँ ना, उसमें लोग, कोई भी बंदा 1000 क्वेश्चन बना सकता है, 1000 एक कंसेप्ट पे। ऐसे तो कितने कंसेप्ट होंगे। तो तुम क्वेश्चन रट्टा नहीं मार सकते हो, तुम कंसेप्ट पकड़ सकते हो। ये चीज समझना मेरे से। इधर तक कितने लोगों को क्लियर हो गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ? ठीक है, चलो अब सुनो। अब थोड़ा अभी इसके पास जाते हैं, किसके पास? अब थ्योरी पार्ट के पास जाते हैं, ठीक है। अब ये हमने सारी कर ली, विजुअलाइजेशन क्यों होता है, कैसे होता है, सब समझ लिया। अब हम जाते हैं, इसके विजुअलाइजेशन तो हो गया, अब थोड़ा थ्योरी पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो मेनली सर्किट में मेनली क्या होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? 2। एक एक्टिव कंपोनेंट होता है और क्या होता है तुम्हारा, पैसिव कंपोनेंट होता है। क्या होता है तुम्हारा? एक एक्टिव कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट जो होते हैं ना सर्किट में, कंपोनेंट जो होते हैं ना सर्किट में, ये मेनली 2 टाइप के होते हैं। एक एक्टिव कंपोनेंट होता है, ये तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, और एक क्या होता है, पैसिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है कि जिसके वजह से क्या रहा, तुम्हारा करंट फ्लो हो रहा है। जैसे बैटरी, जैसे सेल। अगर सेल और बैटरी नहीं रहेगा तो करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं। तो ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, फ्लो करवाने के लिए, इसको फ्लो करवाने के लिए तुम्हारा करंट को। और पैसिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है जो क्या कर रहा है, इसको हेल्प कर रहा है, असिस्ट। जैसे बल्ब तुमने लगाया सर्किट में, क्या चेक करने के लिए करंट फ्लो हो रहा नहीं हो रहा है। एमीटर वोल्टमीटर कनेक्ट किए तो मेजर की कितनी वैल्यू आ रही है, वो तो वो किसमें आएगा तुम्हारा, पैसिव में। किसमें आएगा तुम्हारा, पैसिव। ये बेसिक गणित है, इसको ऐसे कोई पूछेगा कोई नहीं, पर बेसिक चीजें पता होनी चाहिए बस, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं करंट से। तो करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सबको पता है, ये लाइन तो सबको फेमस ही है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called as करंट। इसी को क्या बोलते हैं तुम्हारा, करंट बोलते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं तुम्हारा, करंट बोलते हैं। अब करंट के लिए अगर हम करंट के लिए अगर वैल्यू निकालें आई, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, क्यू अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा, टी। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्यू अपॉन टी। ये तुम बचपन से पढ़ रहे हो, पर थोड़ा नया चीज क्या है पता है? नया चीज ये है कि अगर मान लो करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, अगर करंट क्या हो रहा है तुम्हारा, टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये तो यूनिफॉर्म फ्लो के लिए कि जब करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है। अगर करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो उस केस में आई जो हम निकालेंगे, दैट विल बी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू
dq/dt। ओके, लिमिटिंग कंडीशन क्यों लगाई? क्योंकि टाइम चेंज डेल्टा t टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है? टाइम ना, मतलब करंट, टाइम बहुत छोटा है, वो सही है रे, ये तो मैथ्स की मतलब डेल्टा t मतलब बहुत छोटा है, इक्वल टू 0 है, वैसा नहीं। इसका सिग्निफिकेंस, लिमिट लगाने की सिग्निफिकेंस ये होती है कि भाई साहब कोई भी ये जो जिस पे तुम लिमिट लगा रहे हो, किस पे तुम लिमिट लगा रहे हो? चार्ज पे लिमिट लगा रहे हो। किस पे लगा रहे हो? चार्ज। तो भाई ये ना विद इन ए मिनट, मतलब मान लो आप 1 सेकंड हो रहा है, चार्ज की वैल्यू अलग आ रही है, दूसरे सेकंड में अलग आ रही है, तीसरे सेकंड में क्या आ रही है? अलग आ रही है। इसका सिग्निफिकेंस ये होता है, डेल्टा t टेंड्स टू 0 का मतलब ये होता है कि ये टाइम t इक्वल टू 0, मतलब इतने जल्दी चेंज हो रहा है कि तुम टाइम मेजर कर ही नहीं पा रहे हो। जैसे इतनी अच्छी बात ये है कि तुम विजुअलाइजेशन ऐसा कर सकते हो कि मान लो तुम इधर से जा रहे थे और तुम्हारी गाड़ी की स्पीड कुछ तो थी, मैंने तुम्हें डायरेक्टली ऐसा पूछा कि जब तुम सिटी हॉस्पिटल क्रॉस कर रहे थे ना, क्या क्रॉस कर रहे थे? सिटी हॉस्पिटल, तब तुम्हारी स्पीड कितनी थी? तो तुम्हें कितना, अगर तुम्हारी 40 की भी स्पीड रहेगी तो सिटी हॉस्पिटल क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा तुम्हें? बहुत कम लगेगा ना। तो विद इन अ मिनट में ये चीज क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, विद इन अ सेकंड में चेंज हो जाएगी। इसलिए लिमिटिंग कंडीशन आती है। इसलिए क्या आती है? जो तुम कैलकुलस पढ़ते हो, कैलकुलस आती इसलिए, कैलकुलस आपको क्या देती है? एक टूल देती है फिजिक्स सीखने के लिए। ये चीज याद रखना, तुम मैथ्स इसलिए पढ़ोगे तुम फिजिक्स सीख सको। क्या बोल रहा मैं? तुम मैथ्स इसलिए पढ़ रहे हो कि तुम क्या सीख सको? फिजिक्स सीख सको, क्योंकि कैलकुलस इज अ टूल टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। ठीक है ना? गेटिंग, तो उसका सिग्निफिकेंस ये आता है कि कोई भी पैरामीटर टाइम विद इन अ फ्रैक्शन, मतलब बहुत चेंज हो रहा है टाइम के साथ, बहुत कम टाइम में चेंज हो रहा है, तब जाके हम क्या लगाते हैं? लिमिट। और तुम्हें पता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल लिमिट का करते हैं, उसके बाद क्या आता है? तुम्हारा डेरिवेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये dq/dt। अगर तुम्हें इतनी बड़ी गणित नहीं समझती है, कुछ टेंशन लेने में दोस्त, i इज इक्वल टू क्या है? dq/dt है, अगर चार्ज की वैल्यू क्या हो रही है? तुम्हारी चेंज हो रही है। समझे? नहीं, आई होगा, डी आई नहीं होगा, डी आई नहीं होता दोस्त। ठीक है ना? उसकी बड़ी, तो उसमें जाएंगे तो और ज्यादा टाइम लग जाएगा। अभी तुम्हारा मैथ थोड़ी चालू करनी है फिजिक्स में। ठीक है, आपको समझ में आ गया? यहाँ पे तक क्लियर हो गया सबको? गॉट इट? समझे? तो ये आपको बेसिक यहाँ पे क्या होना चाहिए? तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि करंट कैसे आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आपको समझ में आएगा कि सर करंट कैसे आता है, ठीक है, तो अब I इज इक्वल टू dq/dt ये आपने लिख लिया। अब बेसिक्स ऑफ यूनिट तो सबको ही पता है, करंट का क्या यूनिट है तुम्हारा? यूनिट क्या है तुम्हारा? एम्पियर। क्या है तुम्हारा इसका यूनिट? क्या है? ऐसा यूनिट क्या है करंट का तुम्हारा? ऐसा यूनिट इज एम्पियर। क्या है तुम्हारा? एम्पियर है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं तुम्हारे? बोलो, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए। 1 एम्पियर करंट कब आएगा तुम्हारा? 1 एम्पियर करंट कब आएगा? बोलो बोलो, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में क्या करेगा तुम्हारा? फ्लो। ये देखो, ये 1 कब होगा? ये जब न्यूमरेटर भी 1 होगा और डिनोमिनेटर भी क्या होगा तुम्हारा? 1। तो 1 एम्पियर करंट विल बी देन 1 कूलम चार्ज फ्लो फॉर 1 सेकंड ऑफ टाइम। अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड ऑफ टाइम पे क्रॉस कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को, मतलब 1 कूलम चार्ज कितने टाइम में फ्लो करना चाहिए? 1 सेकंड में। तब करंट कितना आ जाएगा तुम्हारा? 1 एम्पियर का बैठेगा। तो उस केस में आपको एक करंट देखने को मिलेगा। सबको समझा? गेटिंग इट? सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसकी थी? किसकी अंडरस्टैंडिंग आप कर रहे थे यहाँ पे? बेसिकली हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे? ये हम बात कर रहे थे करंट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? तुम्हारा करंट के बारे में। अब हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे किसके बारे में? किसके बारे में डेवलप करेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग? वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? स्टार्टिंग में भी बताया था मैंने, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? नहीं रे भाई, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? एनी आइडिया? अरे आपको काम कितना करना पड़ा यार? क्या आपको काम कितना करना पड़ा? चार्ज को इन्फिनिटी से फील्ड में लेके आने तक क्या करना पड़ा? आपको काम कितना करना पड़ा किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किधर तक लेके आने में? फील्ड में लेके आने तक। वो क्या होता है तुम्हारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपने 10th में भी तो पढ़ी थी, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज। याद आ रहा है लाइन? अरे 10th में भी तो पढ़ा है तुम लोगों ने। वर्क डन क्या होता है तुम्हारा? चार्ज इनटू वोल्टेज। तो ये वोल्टेज जो है तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब एक यूनिट चार्ज को आपको इन्फिनिटी से लेकर फील्ड में तक लेके आने के लिए कितना काम करना पड़ा? यूनिट चार्ज मतलब क्या? जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है तुम्हारा? 1 कूलम। कितना होता है तुम्हारा? 1 कूलम। तो एक आपका 1 कूलम चार्ज को, एक आपका कितने कूलम चार्ज को? 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर फील्ड में लेके आने के लिए आपको कितना काम करना पड़ा? दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यू आर गोइंग टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज
फ्रॉम इंफिनिटी टू प्रेजेंट डिस्टेंस इन अ फील्ड, टू प्रेजेंट डिस्टेंस इन फील्ड। ठीक है, कितना आपको काम करना पड़ा किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से लेकर फील्ड में मूव करवाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? इज नोन एज इसी को हम बोलते हैं इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं, तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। सबको क्लैरिटी आ गई? अरे समझा नहीं समझा? और इंफिनिटी कुछ होती है? इंफिनिटी कहां पे होती है? फील्ड के बाहर। इंफिनिटी कहां पे होती है? सबको समझना नहीं है? जो बच्चे थोड़ा अभी जस्ट समझ रहे हैं तो ये समझो, ये अगर तुम्हें कभी इलेक्ट्रिसिटी से कोई कंसेप्ट नहीं समझा ना, तो तुम किससे समझेंगे? मैग्नेटिज्म से। किससे समझेंगे? हाँ भाई, जितने भी फॉर्मूले तुम्हें अभी इलेक्ट्रिसिटी में, जितने भी कंसेप्ट इलेक्ट्रिसिटी में सिखा रहा हूँ, सारे के सारे फॉर्मूले और कंसेप्ट कहां पे वैलिड है? मैग्नेटिज्म में वैलिड है। सारे के सारे कंसेप्ट और फॉर्मूले कहां पे वैलिड है? मैग्नेटिज्म में वैलिड है। फॉर एग्जांपल अभी देखो, ये तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे दो मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल। मान लो ये नॉर्थ पोल है और क्या है तुम्हारा, साउथ पोल। ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट। नजदीक रखूं तो क्या होगा? अट्रैक्शन। अब धीरे 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 आप दूर लेके जाओ, 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 तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, थोड़ा कम होगा। अब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो अट्रैक्शन आएगा क्या? तो ये इन्फिनिटी हो गया। ये मैग्नेट के लिए ये क्या हो गया? अब क्यों? क्योंकि अब इसको ये अट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब इसको ये, अब वर्क डन कैसे करना पड़ता? अगर ये नॉर्थ पोल है, सुनो बहुत अच्छे, ये नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है। अब ये नॉर्थ है, नॉर्थ क्या करेगा? रिपल्शन। अब तुम्हें इसको इन्फिनिटी से यहां पे तक लेके आना है, तो आपको काम करना पड़ेगा। क्यों काम करना पड़ेगा? ये तो चाहता है कि तू बाहर निकल, और मैं चाहता हूं कि इसको आगे लेके आना है। तो यू हैव टू डू द वर्क टू मूव दिस चार्ज बोलो या मैग्नेट बोलो, फील्ड में लेके आने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। अरे पल्ले पड़ा? कितने लोगों को समझ में आया? अरे कुछ भी रहने दे यार, कुछ भी रहने दे। मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या रहता है, तुम किसी भी चार्ज को मूव करो, तुम्हें काम करना पड़ेगा। जब तक बाहर से कोई फील्ड तैयार हुआ है ना, तब तक आपको काम करना ही पड़ेगा, तब तक वो खुद से नहीं आएगा। तुम लोग बहुत ज्यादा हाइप सोचते हो। सिंपल सी बात सोचो, पानी इधर और इधर भी पानी है, पानी खुद से फ्लो करेगा? अरे मान लो फर्श में पानी गिर गया, पानी खुद से फ्लो करता है क्या? रुक जाता है ना बीच में। क्यों? क्योंकि दोनों का लेवल सेम है। दोनों का लेवल क्या है? सेम। तो तुम बाहर क्या करते? पोछा मारते हो तो क्या लगाते हो? फोर्स ही तो लगाते हो। या झाड़ू मारते हो तो क्या करते हो? फोर्स ही तो लगाते हो, जिससे कि एक पॉइंट से वो दूसरे पॉइंट जा सके। सिंपल सी बात है ना। तो मैं भी तो वही बता रहा हूं कि ये दोनों सेम लेवल पे है। ये चाहता नहीं कि मैं ये इधर आए, तो मैं क्या करूंगा? फोर्स लगाऊंगा जिससे ये इधर पहुंच सके। अरे आया ना भाई साहब, कुछ भी हो जाए जिंदगी में, दो तुम्हें फिजिक्स में 100 में से 70 आओ 60 आओ, पर कंसेप्ट ऐसे बना लेना ना जिंदगी में, अगले वाला बंदा भी सोचे यार ये क्या बता दिया इसने। रट्टा पुपट मार के 100 में से 95 लेके आने वाले पास 1000 बच्चे बैठे, कितने लोगों को तो ऐसे आ गए थे। पर कंसेप्ट आज तक बहुत कम लोग हैं जो कंसेप्ट पकड़ पाते हैं कि ऐसा ही क्यों हो गया, यूं ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। ऐसा बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग सीरियसनेस से सुनते हैं जब टीचर बोलता है। इसमें बीच में आजकल कोई जोक नहीं मारता। क्यों नहीं मारता पता है क्या? क्योंकि वो फिर क्या फ्लो बिगड़ जाता है, फिर तुम लोग अलग ही जोन में चले जाते हो। तुम लोगों को समझ नहीं आता कि क्या बता रहा है अगले वाला बंदा। समझे? क्लियर है? सबको समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? हैव यू गॉट इट? तो अब आपको यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे खुद सोचो, पानी को ऊपर से नीचे लेके आने में वर्क डन करना पड़ेगा क्या? अरे पानी ऊपर टॉप टेरेस में ओवरहेड वाटर टैंक में भरा हुआ है, उसको नीचे लेके आने के लिए मेरे को वर्क करना पड़ेगा क्या? किधर से किधर करना पड़ेगा? नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए क्या लगाते हैं अपन? मोटर। और मोटर क्या करता है? बाहर से वर्क करता है, काम करता है, तभी तो पानी ऊपर जाता है ना। तो दैट इज द लॉजिक दैट आई एम ट्राइंग टू से। व्हेनेवर देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेनेवर देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस, then we have to do the work to move a charge from lower potential region to higher potential region, but there would be no work done to move from higher potential region to lower potential region. पानी ऊपर से नीचे खुद ही आता है, नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए काम करना पड़ता है। वैसे करंट ऊपर से नीचे खुद ही आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पर नेगेटिव टू पॉजिटिव लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। क्या समझे? समझता है कि बोलते तो पागल है, कुछ भी बोलते हैं भाई ये तो, ये क्या बोल रहा है सब। सुनो अभी सर्किट में भी बता दो तुम्हें, ये एग्जांपल समझा। अब सर्किट में देखो कैसे इंप्लीमेंट होता है ये मैंने आई थिंक पहले भी बताया होगा बैचेस में। ये रेजिस्टेंस है, ये तुम्हारा क्या है? तुम्हारा बैटरी है। ये क्या है? तुम्हारी बैटरी है। अच्छे सुनना, ये तुम्हारी की है,
सिर्फ 2-3 ही पॉइंट बना दो, ठीक है। अगर लगाना है तो बल्ब लगा लो, ठीक है। तुम्हें तो पता है मेरे डायग्राम तो माशाल्लाह क्या ही है, मतलब जबरदस्ती बनाता हूँ मैं, है ना। तो वो डायग्राम पे मत जाओ, ठीक है। ये बल्ब है, ओके, जो तुम्हें देख के ग्लो तो कर ही रहा है। हाँ, क्योंकि तुम करंट पास कराओगे भाई। अरे विश्वास नहीं तुम्हें खुद पे, जबरदस्त लोग है। तो ये पोटेंशियल है, इसके पास क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है। टर्मिनल क्या है तुम्हारा, ये के है। तुम्हें पता है मैंने बैटरी लगा दी, बहुत अच्छे सुनना। अगर तुम्हें ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना बेटा, मैं बता रहा हूँ 99% बच्चे को ये पता नहीं होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट लगेगा किधर। जो हम 50 बार चिल्लाते हैं इन्फिनिटी से फील्ड में लेके आना, इन्फिनिटी से फील्ड में लेके आना, 99% बच्चे को पता ही नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगा किधर ये कंसेप्ट। आप सुनो बताता हूँ। तुम एक पॉइंट पे खड़े हो, ये पी मान लो, ये क्यू मान लो, ये बी मान लो, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या है, नेगेटिव। अब पॉजिटिव टर्मिनल मतलब क्या है, हाई पोटेंशियल। ये मान लो तुम टॉप टेरेस, क्या मानो तुम्हारा, ये टॉप टेरेस है तुम्हारा, ठीक है, जहां पे तुम्हारा क्या पानी का टैंकर बैठा हुआ है। और ये तुम्हारा नेगेटिव कहां पे, मतलब तुम लोअर टर्मिनल पे, मतलब क्योंकि तुम्हारा क्या ग्राउंड है या ना। ऐसे विजुलाइज करो, पानी टेरेस से नीचे खुद ही आ जाएगा ग्राउंड तक, तो करंट वैसे ही क्या होगा तुम्हारा, पॉजिटिव से नेगेटिव खुद ही क्या करेगा तुम्हारा, फ्लो करेगा, खुद ही क्या करेगा तुम्हारा, फ्लो करेगा। किधर से जाएगा, ए टू पी, पी टू क्यू, क्यू टू बी। अब कहां पे रुक जाएगा, अब बी पे। पानी ऊपर से नीचे तो आ गया, पर नीचे से ऊपर खुद जाएगा क्या। अब इसलिए यहां पे लगाई जाती है बैटरी। इधर क्या लगाई जाती है, क्या लगाई जाती है, अब बैटरी विल सक द इलेक्ट्रॉन, बैटरी विल सक द इलेक्ट्रॉन दैट इज सिटिंग एट बी, और उसको किधर लेके आएगा तुम्हारा, ए तक। किधर से लेके आएगा तुम्हारा, बी से किधर लेके आएगा तुम्हारा, ए तक लेके आएगा, ठीक है। तो ना पे टेंशन हियर। अब आप क्या करेंगे, अब बैटरी क्या करेगी आपका, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन किधर लेके जाएगी तुम्हारी, पॉजिटिव। तो हमारे पास कैसी बात हो गई कि ग्राउंड से पानी किधर लेके जाना है, टॉप टेरेस। तो बाहर क्या लगाते, मोटर, और यहां पे क्या लगाते, बैटरी। और बैटरी को ये काम करना है, वर्क डन इनटू वर्क डन इज इक्वल टू। तो ये सक करेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से, और किधर तक लेके आएगा इलेक्ट्रॉन, इधर से पॉजिटिव तक। और जैसे पानी ऊपर चला गया वापस, फिर से वापस क्या आएगा नीचे, जैसे नीचे आएगा वापस बैटरी काम करेगी, उसको लेके जाएगा ऊपर। ऐसे साइकिल घूमती है, और तब होती है वर्क डन। इसलिए बहुत सारी बुक में ये भी डेफिनेशन निकाली है कि वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज वंस अराउंड ए कंप्लीट सर्किट। क्यों, क्योंकि सर्किट कब तक कंप्लीट नहीं होगा, एक राउंड कब कंप्लीट होगा, जब ए से छाट कर वापस किधर आ गया, ए पे ना। पर आप कहां पे रुक गए थे, बी पे। तो बी टू ए तो आना पड़ेगा ना, अरे बी टू ए आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा। तो कौन हेल्प करेगा, बैटरी। इसलिए काम की जरूरत पड़ती है, इसलिए बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी होता है, उसको काम करना पड़ता है। समझा, कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोग ये बोल रहे सती सर आप आराम करो, अब इसके आगे मैं बता दूंगा आप जो बता रहे हो, है ना। हाँ सही है ना। बस मैं यही सोच रहा हूँ, कुछ सालों के बाद 4-5 साल तक और सिखाऊंगा मैं, उसके बाद संन्यास ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तुम लोगों ना तब तक तुम्हारे ग्रेजुएशन हो जाएंगे, है ना। बीटेक वीटेक करके आओगे तुम लोग मेरे पास, बोलोगे सतीश सर देखो अभी तो हम सिखा देंगे, आप आराम करो। नहीं सिखा पाओगे, सिखा दोगे ना। अरे वो तो फुल टाइम टीचर नहीं बनने का, ऐसा पार्ट टाइम तो कोई भी कर लेता है। ऐसा तो चलो आज बना है, संडे है, चलो बच्चों के साथ बैठते हैं, ज्ञान बांटते हैं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। पहले हम यही करते थे, पहले मैं क्या करता था, मैं बोलता था पैशन है अपना, कर लेंगे, है ना। कभी पैशन को प्रोफेशन नहीं बनाना है, तो मैंने वही गलती की। हाँ, सब जॉब छोड़ छाड़ के, तेरा भाई तो टीचर बनेगा। और क्रेज भी भाई को बहुत सारे मार्केट में। जब हम जाते थे तो एकदम सेलिब्रिटी जैसा फील आता था, बच्चे फूल भर गए, कोई कोई ऐसा बैठा हुआ है, कोई कोई ऐसा स्टैंडिंग में देख रहा है कि सर सिखा रहे आज। यार क्या बात है यार, ये सब छिल का जॉब छोड़ दिया मैंने इसी चक्कर में। मैं देख रहा हूँ, बोला क्रेज क्या है भाई का। मैं बोला बॉलीवुड सेलिब्रिटी से ज्यादा क्रेज है अपना, छोटे जॉब। तब कैसे थे, मतलब बड़े बड़े कॉलेजेस में सिखाते थे, वहां पे तो हजार बच्चे, 500 बच्चे बोलते सर आप हर दिन सिखाओ। मैं बोलता हाँ वही करना है आप। फिर सैटरडे संडे थे, फिर फुल टाइम कर लिया, है ना। तुमने ये नहीं करना, है ना। टीचिंग में मजा बहुत है, अगर तुम्हें टीचिंग आती है तो। अगर तुम्हें टीचिंग नहीं आती ना बेटा, तो फिर हर दिन का बीपी है। चलो सबको समझ में आया ना कंसेप्ट क्या बताया। तो
बैटरी का काम क्या है समझे ना, इसका काम है कि इलेक्ट्रॉन को सक करके इधर से उधर लेके जाना, ये समझे। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी समझ में आया इधर से ही, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये है, और बैटरी क्या क्रिएट करती है, पोटेंशियल, मतलब डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एट 2 पॉइंट, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एट 2 पॉइंट। ऑलवेज भी अज्यूम जाए कि पॉजिटिव टर्मिनल विल हैव हाई पोटेंशियल एज कंपेयर टू नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल के पास पोटेंशियल क्या रहेगा तुम्हारा, ज्यादा एज कंपेयर टू नेगेटिव टर्मिनल। ये ऐसा है, रूल ऑफ नेचर से लिया गया है कि हर कोई चीज ऊपर से नीचे आती है। उल्टा पानी बहते हुए देखा क्या तुम लोगों ने, भाई साहब नीचे से पानी ऊपर जा रहा है, नहीं वो बेटा वो फुहारा होता है, उसके लिए भी इलेक्ट्रिक मोटर लगाया जाता है वहां पे, जो तुम बोलते ना कि सर ये फाउंटेन जैसे ऐसे पानी आ रहा सर, ये कभी कभी बच्चा बहुत भावना में बहुत विजुलाइज करता है, बोलता सर मैंने देखा था आपको पता नहीं है, मैं बोलता हाँ जरूर देखा होगा बेटा, तो उसके लिए भी मोटर लगाया जाता है, उसका अलग मैकेनिज्म है बोला, है ना। तो तुम लोग इसमें भावना में मत बह जाना बेटा, उसके लिए मोटर लगाया जाता है, रिवर्स नहीं होती गणित, ठीक है ना। तो ये समझा, समझ में आई बात। अब अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो आगे सुनना है, आगे सुनना क्या है यहाँ पे आपको फर्दर पॉइंट आपको ये डिस्कस करना है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। मैं देखो आपको पहले बेसिक पैरामीटर समझा रहा हूं, ये लेक्चर आपको बहुत सीरियसली हर एक कंसेप्ट अच्छे समझना है, जिससे कि आगे के लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम ना हो। मैंने पहले तुम्हें करंट समझाया, अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाया, रेजिस्टेंस तो मैंने तुम्हें समझा दिया था वो विजुअलाइजेशन से, सिर्फ लिखा देता हूं रेजिस्टेंस। बहुत सारे लोग, कितने लोग मानते हैं कि रेजिस्टेंस मटेरियल प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की। 3-4 लोग हाथ खड़े उठे भाई, रेजिस्टेंस मटेरियल प्रॉपर्टी नहीं है? अच्छा, कैसे विजुअलाइज कर सकते कि रेजिस्टेंस मटेरियल प्रॉपर्टी है? टग ऑफ वॉर खेले हो, टग ऑफ वॉर जो रस्सी खींचते हो तुम लोग, खेले हो? अगर इंडिविजुअली 1-on-1 हो जाए, मान लो एक बंदा यहाँ पे ए, दूसरा यहाँ पे बी, इंडिविजुअली खेलोगे तो पता चलेगा नहीं इसकी कितनी स्ट्रेंथ है। मान लो बी वाला जीत गया, फिर वहां पर एक और बंदा आया सी, तो जब तुम मटेरियल चेंज करोगे, इंसान को चेंज करोगे, तो इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्ट्रेंथ में तो फर्क रहेगा ना भाई। क्या पता बी वाला ए से ज्यादा जीतेगा तो सी के साथ हार जाएगा, अरे हाँ या ना। तो वैसे ही होते कि मटेरियल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? जैसे कंडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो इजीली कंडक्ट कर सकता है, ये आपको इंसुलेटर में नहीं मिलेगा, ये आपको इंसुलेटर में, अरे हाँ या ना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसलिए आपको ये चीजें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, तुम्हारी समझनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग इट? तो उस हिसाब से आपको अपने लॉजिक क्लियर रखने, यू शुड बी दैट मच क्लियर विद द लॉजिक। तो रेजिस्टेंस एक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टेंस तभी चेंज हो सकता है, बहुत ही ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस तभी चेंज हो सकता है जब मटेरियल चेंज हो। रेजिस्टेंस तभी चेंज हो सकता है जब, अगर मटेरियल सेम है रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होगा। कितने लोगों को पल्ले पड़ा ये? अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टेंस क्या रहेगा तुम्हारा, सेम, क्योंकि वो कभी चेंज होगा ही नहीं। गेटिंग इट? सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? ठीक है, तो रेजिस्टेंस एक मटेरियल प्रॉपर्टी है जो आपके क्वालिटी ऑफ मटेरियल पे ही डिपेंड करेगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे ही डिपेंड करेगा, और वो तभी चेंज हो सकता है जब क्या चेंज हो रहा है, मटेरियल चेंज। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा क्या, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि रेजिस्टेंस, और इसको तो पता ही होगा कि रेजिस्टेंस के अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट है। क्या है तुम्हारा ये अपोजिशन टू, क्या है तुम्हारा फ्लो ऑफ करंट है। ठीक है, हाँ, रेजिस्टेंस क्या है तुम्हारा, ये आपका है अपोजिशन, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। क्या है तुम्हारा, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। क्या है, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट है, समझे। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर से, यूनिट क्या है तुम्हारा, ओम, यूनिट क्या है तुम्हारा, ओम। ठीक है, ऐसा हम इसको लिखते हैं सिंबॉलिकली, सही है, गेटिंग। और सिंबल क्या है, ये रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये फिक्स रेजिस्टेंस है, और नीचे वाला क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। समझे मेरी बात? जो रियोस्टेट आपने यूज किया ना, रियोस्टेट किया लैब में यूज, उसमें 2 ओम की 3 ओम की 4 ओम की ऐसे रहती है ना रेजिस्टेंस बॉक्स में, जिसको तुम रेजिस्टेंस बॉक्स भी बोलते हैं। रियोस्टेट अच्छा बोलो, रेजिस्टेंस बॉक्स। तो रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है, 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम 6 ओम की रहती है। अभी तुम करोगे, अभी ये साल में आपको 12th में रहेगा, आपका रहेगा पोटेंशियल मीटर वायर एक्सपेरिमेंट रहेगा, विस्टॉन ब्रिज रहेगा, मीटर ब्रिज रहेगा, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, गेटिंग। तो ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। हैव यू गॉट इट? तो ये क्या है तुम्हारा, बोलो, ये क्या है, फिक्स रेजिस्टेंस है। ये क्या है तुम्हारा, फिक्स रेजिस्टेंस है, ये फिक्स रेजिस्टेंस है। और ये क्या है तुम्हारा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या है तुम्हारा, क्या ये बोलो, ये क्या है तुम्हारा, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये फिक्स रेजिस्टेंस है, और ये क्या है तुम्हारा, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। अब हमें क्या पता है, रेजिस्टेंस
लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, सबको ये पता ही रहेगा, 10 से पढ़ रहे हो आप ये। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, यहाँ पे क्या आता है तुम्हारा कांस्टेंट, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो। आर इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, रो एल बाई क्या हो जाएगा तुम्हारा ए। तो ये रो क्या बोलो, व्हाट इज रो, रजिस्टिविटी। रो क्या है तुम्हारी, रजिस्टिविटी। कौन सा है ये, रजिस्टिविटी है, समझे मेरी बात को, गेटिंग। तो दिस रो यहाँ स्टैंड्स फॉर रजिस्टिविटी, ये आपका रजिस्टिविटी है। ये क्या है तुम्हारा रजिस्टिविटी, एल क्या है तुम्हारा लेंथ, और ए क्या है तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, समझे ना। रेजिस्टेंस के उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। रजिस्टिविटी के उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी। ठीक है, ये याद रखना, ये थोड़ा एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। कंडक्टेंस जो होता है ना, रेजिस्टेंस के उल्टा होता है। कंडक्टेंस क्या होता है तुम्हारा, रेजिस्टेंस के क्या होता है तुम्हारा उल्टा होता है। और कंडक्टिविटी जो होती है ना, कंडक्टिविटी जो होती है, ये रेजिस्टिविटी के क्या होती है तुम्हारी उल्टा होती है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के क्या होती है तुम्हारी यहाँ पे उल्टा होता है। ठीक है, तो कंडक्टेंस आपका रेजिस्टेंस के उल्टा है, और कंडक्टिविटी क्या है तुम्हारा रेजिस्टिविटी के क्या होता है उल्टा रहता है। सही है, गेटिंग। एक बार ये एमसीक्यू में पूछा गया था कि कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, तो सुनो, कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, बोलो 1 अपॉन रेजिस्टेंस है तो 1 अपॉन क्या होगा, ओम। तो क्या होगा ये ओम इनवर्स, और इसको क्या बोलते हैं तुम, सीमेन। क्या बोलते हैं ये, सीमेन, नेम ऑफ द साइंटिस्ट है ये। रजिस्टिविटी का यूनिट क्या है तुम्हारा, ओम मीटर है। क्या याद रखना, क्या यूनिट है इसका, ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा तुम्हारा, बोलो 1 अपॉन ओम मीटर, या क्या होगा बोलो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, बराबर ना। अगर ये न्यूमेटर में आ गया तो क्या होगा बेटा, ओम ऊपर आने के बाद क्या होगा ओम इनवर्स, और ये क्या होगा तुम्हारा मीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और इसी को क्या बोलेंगे तुम्हारा, ये ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, सीमेन मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या नाम दिया तुमने, सीमेन मीटर इनवर्स। आर यू गेटिंग इट, आया ना, समझे भाई, कुछ पल्ले पड़ रहा है, ओवरफ्लो तो नहीं हो गया ना कि उससे मुझे बता रहे हो सर क्या बता रहे हो, इतना बेसिक टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, गेटिंग। चलिए, सही तो है, क्या प्रॉब्लम है, तो इधर से नहीं, रेजिस्टेंस है ये, जिससे मंथ निकाल यूनिट आर ए बाई एल होगा वो। अरे मेरे को पता है भाई, इतने सालों से सिखा रहा हूँ, है ना, कि बच्चा कहाँ पे रॉन्ग करता है। वो सोचता है कि टीचर ने तो लिखा है ऐसा, तो उस हिसाब से तो ये होना चाहिए था। ठीक है ना, वैसा रहता है, कभी कभार हो जाता है, टेंशन लेने का नहीं। तो ना पे अटेंशन गाइस, अब हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, दैट इज ओम्स लॉ। वो क्या है तुम्हारा, ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ एक सिंपल सी भाषा में समझने वाली बात है। ओम्स लॉ क्या है, 10th में पढ़ा है आप लोगों ने, ये बताइए क्या है ओम्स लॉ। वोल्टेज इज आएगी प्रोपोर्शनल टू करंट, ये पढ़ा ना, कुछ अलग पढ़ा है, ये पढ़ाएगा कि वोल्टेज इज आएगी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है तुम्हारा, करंट होता है। और कब, टेम्परेचर, मटेरियल एंड डायमेंशन, तीन चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। कितनी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए, टेम्परेचर, मटेरियल एंड डायमेंशन। अगर ये तीन चीजें कांस्टेंट रहेगी तभी क्या होगा, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा तुम्हारा, करंट। तो ये होगा तुम्हारा टेम्परेचर, टेम्परेचर, मटेरियल, मटेरियल एंड डायमेंशन। बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते सर क्या अगर नहीं रखें तो क्या होगा, बताता हूँ क्या होगा। ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान दो जरा, टेम्परेचर, मटेरियल एंड डायमेंशन। ठीक है, सो यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ होगी कि व्हेन टेम्परेचर, मटेरियल, व्हेन टेम्परेचर, मटेरियल एंड डायमेंशन remain constant, and dimension remain constant, then voltage is directly proportional to current, then voltage is directly proportional to current, voltage is directly proportional to current। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जब टेम्परेचर, मटेरियल और डायमेंशन क्या रहेंगे तुम्हारे, कांस्टेंट रहेंगे, तब क्या होगा तुम्हारा वोल्टेज क्या होगा, करंट से क्या रहेगा तुम्हारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी को हम हटा देते हैं तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू क्या आएगा तुम्हारा, क्या आएगा तुम्हारे यहाँ पे, V इज इक्वल टू क्या आएगा, I R। यहाँ पे V क्या है तुम्हारा, R क्या है तुम्हारा, रेजिस्टेंस। R क्या है तुम्हारा, बोलो R क्या है तुम्हारा, रेजिस्टेंस। क्या है तुम्हारा, रेजिस्टेंस। R क्या है तुम्हारा, रेजिस्टेंस है। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका तुम्हें ग्राफ पता होना चाहिए, ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिए,
अगर आप वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ बनाते हो, ठीक है, वोल्टेज वर्सेस करंट का अगर आप ग्राफ बनाते हो, ठीक है, यहाँ पे करंट है और यहाँ पे क्या है तुम्हारा करंट, वैसे ये क्वांटिटी होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, वोल्टेज यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा करंट आएगा, तो ग्राफ कैसा आएगा तुम्हारा, बोलो, ग्राफ वुड बी स्ट्रेट लाइन, क्या आएगा तुम्हारा स्ट्रेट लाइन, क्यों, क्योंकि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ना, करंट जैसे जैसे बढ़ेगा वोल्टेज भी क्या होगा तुम्हारा बढ़ेगा, क्या मैंने उल्टा बोला, मुझे बताओ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है यहाँ पे, वोल्टेज लगाने से करंट आता है या करंट लगाने से वोल्टेज आता है, तो प्राइमरी कौन है, वोल्टेज, प्राइमरी क्या है, वोल्टेज, अरे पोटेंशियल डिफरेंस लगा तो तभी तो करंट आता है ना, जब बाहर से बैटरी लगाओ तभी तो करंट आएगा, अरे आया ना, और यू गेटिंग माय पॉइंट, तो इसलिए याद रखना मैंने उसको किस पे रिप्रेजेंट किया, एक्स एक्सिस, किस पे रिप्रेजेंट किया, एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस कौन सा है तुम्हारा, ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होता है, क्या होता है तुम्हारा इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होता है, और वाई एक्सिस क्या होती है तुम्हारी डिपेंडेंट, क्या होती है तुम्हारी डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होती है, ठीक है, इसका बैक्स लिख लो, गेटिंग, तो अगर इसका स्लोप लेंगे, स्लोप लेंगे तो क्या होगा तुम्हारा, स्लोप क्या होता है तुम्हारा y अपॉन क्या होता है तुम्हारा x, तो y पे क्या है तुम्हारा बोलो करंट, x पे क्या है तुम्हारा वोल्टेज, क्या है तुम्हारा v, तो I बाई वी, तो अगर यहाँ पे I बाई वी अगर आप निकालेंगे, देखो अगर आप यहाँ पे I बाई वी करेंगे तो क्या होगा तुम्हारा, ये 1 बाई आर हो जाएगा ना, ये r उधर जाएगा, तो 1 बाई आर इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा I अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा v, क्या हो जाएगा तुम्हारा I अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारा v, तो I अपॉन v इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई आर, तो स्लोप का मतलब क्या होता है, सबको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप, एंगल, स्लोप का मतलब क्या होता है एंगल, कितने एंगल से चल रहा है, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा तुम्हारा 1 अपॉन आर, आई बाई बी क्या है तुम्हारा 1 अपॉन आर, और रेसिप्रोकल और रेजिस्टेंस क्या होता है कंडक्टेंस, पीछे तो बताया, रेजिस्टेंस के उल्टा क्या होता है, समझे ना, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, एक और चीज यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा फेमस है थ्योरी में भी, वो ये है कि आपको एग्जाम में ये दिया जाएगा, ठीक है, ग्राफ दिया जाएगा, ठीक है, ग्राफ दिया जाएगा और उसमें ये बोला जाएगा कि भाई साहब ये देखो, ये आपका पहला ग्राफ है, ये दूसरा, ये आपका दूसरा है, ठीक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है, ये 3 है, नेमिंग कर लो, ये क्या है तुम्हारा ए, ये क्या है बी, और ये क्या है सी, ये आई है और ये क्या है वी, बताओ किसका रेजिस्टेंस आता है, ऐसा पूछेगा, ठीक है, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इसमें से, ए का, क्यों, यस क्या है, इसका थीटा ज्यादा है, इसका थीटा क्या है ज्यादा, थीटा ए, ये क्या होगा तुम्हारा थीटा बी, और ये क्या होगा तुम्हारा थीटा सी, सबसे ज्यादा थीटा किसका है ए का, लिख रहा ना, स्लोप उसका ज्यादा है, तो स्लोप क्या होता है थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 बाई आर है ना, क्या है तुम्हारा 1 बाई आर, तो स्लोप और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या है उल्टा, अगर थीटा बढ़ा तो रेजिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा कम होगा, तो थीटा ए ज्यादा है एज कंपेयर टू बी और एज कंपेयर टू क्या है तुम्हारा सी, सही बात है, तो इसलिए क्या होगा तुम्हारा रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस सी का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी एंड एज कंपेयर टू ए, क्योंकि क्या रिलेशन है इनवर्स, क्या रिलेशन है इनवर्स, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आया ना, वैसे अगर कोई पूछता कंडक्टेंस क्या रहेगी इसकी, तो इससे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंडक्टेंस, 1 बाय रेजिस्टेंस क्या है तुम्हारी कंडक्टेंस, तो सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसकी होती, हाँ, तो कंडक्टेंस ऑफ ए वुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ बी एंड दैट इज ग्रेटर देन, समझे, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, तो बहुत सिंपल है, सिंपल लॉजिक में बन जाएगा, कोई हार्ड है क्या, अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने आपको ये क्यों बोला कि टेम्परेचर मटेरियल और डायमेंशन कांस्टेंट क्यों होना चाहिए, एक चीज याद रखना, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्या होता है कैसे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ते हो तो थर्मल वाइब्रेशन बढ़ता है एटम का, किसका बढ़ता है, जो एटम है ना तुम्हारे कंडक्टर के अंदर, आपने देखा ना इलेक्ट्रॉन और एटम, तो वो क्या करते हैं ज्यादा, क्या करते हैं तुम्हारा वाइब्रेट करते हैं ज्यादा, क्या करते हैं तुम्हारे वाइब्रेट, और वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है कोलिजन बढ़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं तुम्हारे कोलिजन बढ़ जाते हैं, एक चीज याद रखना, एक चीज ध्यान रखो, एक चीज ध्यान रखो यहाँ पे कि जैसे तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है बढ़ता है, जैसे तुमने टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टेंस भी क्या होता है तुम्हारा बढ़ता है, और यहाँ पे उस केस से क्या होगा तुम्हारा करंट कम हो जाएगा, अरे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है अपोजिशन बढ़ रहा है तो करंट कम आएगा ना, और ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं पीटीसी मटेरियल, क्या बोलते हैं पीटीसी, दैट इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्या है तुम्हारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस,
कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं तुम्हारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में हम इसको बोलते हैं, शॉर्टकट में बोलते हैं पीटीसी। क्या बोलते हैं इसको? पीटीसी। कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और करंट क्या हो रहा है तुम्हारा कम हो रहा है। सिमिलरली ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिसमें क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाओ रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है तुम्हारा कम होता है और करंट क्या हो जाएगा तुम्हारा बढ़ेगा। तो ये क्या रहते हैं तुम्हारे एनटीसी। क्या होता है तुम्हारे एनटीसी। एनटीसी क्या होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। समझे मेरी बात? रिगार्डिंग में पॉइंट आया ना? तो पीटीसी एनटीसी समझा? ये क्या तुम्हारा नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर इनके ग्राफ प्लॉट किए जाएं तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे आपने टेम्परेचर प्लॉट किया और एक है रेजिस्टेंस, तो ग्राफ क्या होगा तुम्हारा नॉन लीनियर इंक्रीजिंग, ऐसा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा पर लीनियरली नहीं बढ़ता। कैसे बढ़ता है? नॉन लीनियर। नॉन लीनियर समझता है ना? सीधा नहीं, ऐसा कर्व में बढ़ता है। सीधा नहीं, ऐसा क्या बढ़ता है तुम्हारा कर्व में बढ़ता है। ठीक है, और वैसा अगर आपका क्या है तुम्हारा एनटीसी के लिए क्या होता है? ये टेम्परेचर है और एक क्या है तुम्हारा रेजिस्टेंस है, तो क्या होता है तुम्हारा ऐसा नॉन लीनियरली क्या होता है तुम्हारा कम भी होता है। समझे मेरी बात को? आर यू गेटिंग इट? सबको समझा? आया ना? तो टेम्परेचर अगर तुम बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस में क्या होता है? चेंज आता है। करंट के इस केस से क्या होता है तुम्हारा चेंज होता है। ठीक है, अब इसमें और डेप्थ है थोड़ा, बट वो अभी बताऊंगा तो अभी पूरा टाइम नहीं होगा। गेटिंग? क्योंकि उस पर अब हम बोलेंगे कि कितना टेम्परेचर बढ़ने से कितना रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, कितना टेम्परेचर बढ़ने से कितना रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, या कितने टेम्परेचर बढ़ने से कितना रेजिस्टेंस कम हो सकता है। समझे ना? तो वो हम बात करेंगे, पहले आप इतना लिख लीजिए।